वेरी गुड मॉर्निंग। गुरु जी प्रणाम। आप लोग के मुंह से गुरु जी शब्द सुनने के बाद बड़ा डर लगता है। गुरु वो है जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए। गुड मॉर्निंग ऑल। आपका नाम पढ़ देते हैं। शिवा, संजय, किशन, श्याम, साहिल, विशाल, काजल, शफीक, डिम्पल, सुनील, अंबुज, शैलजा, प्रतिभा, इशावी, जितेंद्र, मजहर। गुड मॉर्निंग माठ साहब। भूपेंद्र, सागर, अंबुज, रोमा, विजय, आशीष, बाल गोविंद, बड़ा सुंदर नाम है। महामारी से चारों तरफ बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई में। आशीष, सब शुक्ला, एसबी शुक्ला, नितेश, इंद्रानी, शिल्पी, विकास। थैंक यू शिल्पी, यू ऑलवेज प्रेज मी। विकास, दीपक, सुनील, बिल्कुल हो रहा है सुनील, सुरेंद्र, अंबुज, विजय, आज सबका नाम ले ही लिया लगभग। शिवा, गीता, शिवा का लव यू सर कंटिन्यूड है। सचिन, भूपेंद्र, मनमोहन। एमपी में जियोलॉजी सम टॉपिक एडवाइज। एमपी में जियोलॉजी का टॉपिक है। हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस करो 9891290953, उस पर सजेशन देंगे। वैसे कृष्णन की किताब आती है जियोलॉजी पे, और एसएम माथुर की किताब है जियोलॉजी पे, इंडियन जियोलॉजी पे। एसएम माथुर एनबीटी की किताब है, उसको देख सकते हो। मनमोहन, सुनील, एस, डीबीएस, रुचि, क्या लिख रही हो? वर्ल्ड का भी फिजिकल, वर्ल्ड का तो वर्ल्ड मैपिंग के साथ फिजिकल हो ही गया है, और वर्ल्ड का फिजिकल आपके सिलेबस में नहीं है। कब्बू, सागर, अंबुज। अभी तो जो स्पेशल बैचेस लगाए गए थे उनको कोरोना के कारण बंद करना पड़ा है। क्या करूं भाई, सारे टीचर भी बीमार हो रहे हैं, ऑफिसेस बंद हैं। आप लोग का देखो पर डे कम से कम 2-3 क्लास चलता था, 4 तक चला है। तो आप समझ सकते हो कि हम खुद बेचैन हैं कि सही समय पे आप लोगों का विषय कैसे पूरा हो। 4 टीचर, 3 टीचर एक साथ लगा करके रोज 6 घंटे की इफेक्टिव क्लास। और हम ये मानते हैं कि 6 घंटे का क्लास तो लेना ही चाहिए, वो 4 अलग टीचर ले या एक ही टीचर ले। 6 से 8 घंटा, 6 घंटे का क्लास ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस अवेलेबल करा दो प्लीज। कैसे इंसान हो यार, यूपीएससी का सिलेबस तो नेट पे जहां खोलोगे वहीं मिल जाएगा। वैसे पीडीएफ में भिजवा देते हैं अगर कहते हो तो। देखो, हमने भारत का सबसे बड़ा
देशी पिज्ज़ा बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब 11 बजे वाले के लिए। आप मेरे स्टूडेंट हो और प्रोफेशनली मुझे आपके सामने खाना नहीं चाहिए और ये दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मालूम है हम अलग हैं, बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं। आपको अपना घर मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, सब मेरे बहुत प्रिय हो। तो जब लोग प्रिय होते हैं तो अधिकार भी बनता है। तो मेरी बिना आलोचना किए इस बात को समझो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा प्लेट है, उस पर एक पिज्ज़ा मैंने बनाया है। पिज्ज़ा नहीं, थाल है ये, क्या बोलेंगे इसको, चीला बोलेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा किनोवा का आटा, रागी का आटा, 1 चम्मच बाजरे का आटा, थोड़ा सा मूंग का बेसन, और इसमें हमने ओट, साबुत ओट, और कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत सारा अजवाइन, बहुत सारा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, काला नमक और पिंक सॉल्ट का प्रयोग किया। एक बन गया एक बार में चीला पूरा। इतना बड़ा चीला है ये कि इसमें 2-3 बार बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर इसके ऊपर हमने डाला 2 चम्मच गांव का देशी गाय का घी, और अद्भुत टेस्ट है। तो आप लोग जब स्टूडेंट के रूप में बाहर में कहीं रहते हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दाल भात चोखा, दाल भात सब्जी और चोखा चटनी करते करते हमारी माताएं गांवों में बिल्कुल पिस गई यार। पूरी जिंदगी वही करती रही, सिलबट्टे पे बैठी रह गई, धुएं के किनारे बैठी रह गई। उनको भी मौका है कि एक ऐसा स्वादिष्ट चीज बना लें और इसी को खा करके खुश रहें। इसमें वेजिटेबल्स भी काट करके डाल दो, छोटा छोटा गोभी को क्रश कर दो, परवल को छोटा छोटा पीस में काट करके एकदम क्रश कर दो, मिक्सी में घुमा दो 2-3 सब्जियों को, उसको भी मिला दो। टमाटर मत डालना, बस टमाटर डालोगे तो चीला उखड़ेगा नहीं, वो चिपक जाएगा। गांव का सरसों का तेल, गांव का घी, इससे स्वादिष्ट इटालियन पिज्जा भी नहीं लगता है मुझे। मथुरा वृंदावन तो हम आते ही रहते हैं, जब मन नहीं लगता है तब मथुरा। और मथुरा का स्ट्रीट फूड, द्वारकाधीश टेम्पल के पास जाते हैं तो वहां रास्ते में बहुत सारा ठेला रहता है, बहुत सारी गलियां हैं जिसमें कि जलेबी कचौड़ी मिलता है, पूरा आनंद लेते हैं। हम सब कुछ बना लेते हैं। ओह माय गॉड, 26 अप्रैल की क्लास को मैंने डांट दिया, उसको आपने इतना सीरियसली ले लिया कि आपको बुखार हो गया। मैंने कभी नहीं डांटा, मुझे कई बार एक्टिंग करना पड़ता है। एक व्यक्ति बहाना होता है, कई लोगों को चुप कराना होता है। अकेले रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? बैकग्राउंड नॉइज इसलिए आ रहा है कि बगल में फ्लैट्स है, वहां से कुछ लगता है टीवी चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है शायद। आपका विलेज ही हमारा विलेज है। अब पढ़ाई करते हैं। हैं तो डबल करवाओ। माँ जी हमारी प्रोफेसर हैं, तो अपने यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, रिटायर करेंगी अब।
करने ही वाली हैं। आप एक्स मैन हो, एक्स आर्मी मैन हो, मेरा हक है आपको डांटना। हमने एक बड़ा चीला कितना फास्ट खाया। हम अपने बाबूजी के बारे में नहीं बताते। हमारे पिताजी जूलॉजी के प्रोफेसर रहे, रिटायर कर गए। बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। साइंस और आध्यात्म का बहुत ही कमाल का मिश्रण है। मेरे जीवन के स्रोत हैं और हम मानते हैं कि सब कुछ उनके आशीर्वाद से चल रहा है। मेरे जन्म पे उन्होंने जो मेरे विषय में सोचा था वो चीज़ें घटित हुई है। हम अंधविश्वास में नहीं ले जाना चाहते हैं तुमको, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती है ज़िंदगी में जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। ओके, चलो अब पढ़ाई करते हैं। मॉनसून के विषय में मैंने कल आपको लिखवाया था ग्रीष्मकालीन। अब लिखो शीतकालीन, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर समझाएंगे तुमको, क्योंकि मुख्य विषय हमारा आज यही है कि मॉनसून से कैसे प्रभावित होंगे भारतीय इंडियन ओशियन के धाराएं। चलो लिखो, हुआ था फिर खत्म भी हो जाता है। जो होता है वो चीजें खत्म भी तो होती हैं। कोई बात नहीं है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करो।
लिखो, शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है, जिसके कारण उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री धाराएं वामवर्त चक्र का निर्माण करती हैं। चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें शीतकालीन मॉनसून के साथ पुनः प्रारंभ हो जाती हैं, अतः उत्तरी विषुवतीय धारा पुनः प्रकट होती है। उत्तरी विषुवतीय धारा पुनः प्रकट होती है एवं दक्षिणी विषुवतीय धारा एवं प्रतिधारा अपने अक्षांशों पर पुनः प्रकट होती हैं। अपने अक्षांशों पर पुनः स्थापित हो जाती हैं, प्रकट नहीं।
अपने अक्षांशों पर पुनः स्थापित हो जाती हैं। शेष अन्य धाराएं पूर्ववत स्थापित रहती हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। आज हमारा विषय मॉनसून नहीं है, इसलिए कोई भी ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि मॉनसून में दक्षिण पश्चिम कैसे हो गया, उत्तर पूर्व कैसे हो गया। आज मॉनसून पे प्रश्न नहीं पूछना है आपको मान के चलना होगा। माना कि मोहन की आय x है, तो वही है, माना कि ग्रीष्म काल में मॉनसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से संचरित हो रही हैं। ये रहा तुम्हारा येलो कलर वाला, ये है तुम्हारा साउथ वेस्ट मॉनसून। समझा? तो साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है कि वो 10 डिग्री साउथ से लेकर के इस पूरे सेक्टर में, ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पूरे सेक्टर में ये 10 डिग्री साउथ से लेकर के ये जो हमने सेक्टर बनाया 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, इस पूरे सेक्टर में मॉनसून है। और मॉनसून से बाहर निकलोगे तो यहां पे व्यापारिक पवन है, ऐसे है, लेकिन मॉनसूनी पवन अलग है। साउथ वेस्टर्ली है, यहां भी मॉनसूनी पवन है, यहां भी मॉनसूनी पवन है, इधर भी मॉनसूनी पवन है। मॉनसून ऐसे चल रहा है ग्रीष्म काल में। क्यों चल रहा है ये विषय आज नहीं है। मैंने कई बार समझाया, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग समुद्री धारा सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाए या समझ पाते हो क्योंकि आप उसके पीछे लग जाते हो कि इसके पीछे ये था तो उसका कारण क्या था, उसके पीछे फिर वो बताएंगे तो उसका कारण क्या था। जो विषय पढ़ना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पीछे वाला अपने आप खत्म होगा। जलवायु विज्ञान भी शेष है। यहां देखिए, तो साउथ वेस्ट मॉनसून ग्रीष्म काल में चलेगा। तो जो हम अब आपको दिखाते हैं, ओशियन करंट को दिखाते हैं ब्लू कलर से, तो ये करंट तो इस तरह से संचरित होगा ना, इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो सारा करंट तो इस दिशा में चलेगा, है ना। सारा करंट ऐसे घूम जाएगा। ये देखो, इस तरह से करंट चलने लगता है, और ये करंट जब आता है तो विषुवत को क्रॉस करके यही इस तरह से इधर आएगा और मेडागास्कर से टकराएगा। ध्यान से देखिए, ब्लू कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे ये बताओ पहले तो। ब्लू कलर अगर नहीं दिख रहा है तो हम करंट को किससे करते हैं? व्हाइट ही बना देते हैं ये लोग, शायद व्हाइट ज्यादा दिखने लगे। कई लोगों को रहता है प्रॉब्लम, कलर ब्लाइंड होते हैं बहुत लोग, लेकिन कलर ब्लाइंड कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। तो ये जो चल रहा है, इस सर्कुलेशन को देखो, तो ग्रीष्म काल में ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? वामवर्त है, दक्षिणावर्त है? लिख करके बताओ, लिख करके बताओ, वामवर्त है या दक्षिणावर्त है? हिंद महासागर की धाराओं को ही समझाया जा रहा है, बिना समझाए ज्योग्राफी नहीं चलती है। ज्योग्राफी रटने का विषय नहीं है, ज्योग्राफी लिखने का विषय नहीं है,
लेकिन याद रखो कि जब तक आप अच्छे नोट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि नोट्स बनाने का अर्थ यह होता है कि आप आज के 1 साल बाद भी मुझे अपनी नोट्स में देखोगे, आलोक रंजन ने लिखवाया था, प्रमाणिक चीजों को लिखवाया था, एक्यूरेट, सटीक सब लिखा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ता है। उसी नोट्स पर जो मैंने लिखवाया, उसी नोट्स पर एनसीईआरटी के फैक्ट को ऐड कर दो, लूसेंट विंसेंट जहां से जो मिले, जो तुम्हारे समझ में आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब ऐड करो। आधार हम होंगे, वृक्ष हम होंगे, उसमें फल फूल तुम अपना लगा सकते हो। जैसे क्रिसमस का वृक्ष हम है तो लाइट वाइट लगा के लोग डेकोरेट करते हैं, तो वृक्ष हम ही रहेंगे, तुमको डेकोरेट करना है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने जो पढ़ा दिया वही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। आपका एफर्ट बहुत जरूरी है इसके ऊपर में। हम आपको 80% दे सकते हैं, 20% तुम्हारा काम होगा। जैसे यहां देखो, हमने यहां पे कंजूसी की है ना, यहां पे सोमालियन करंट है, ऑप्शनल वाले को सोमालियन करंट पढ़ाते हैं। आपको जरूरत नहीं है सोमालियन करंट की, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ना। और समझना चाहते हो तो ये अपतटीय पवन यहां पे शीत जल का उद्वेलन करती है, तो यहां पर एक ठंडी धारा बनती है सोमालियन करंट की। खैर छोड़ो, अब ये जो आ रही है ये क्या है? यह है हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। जैसे अटलांटिक में बना था वैसे यहां भी बना। ये करंट आकर के और इसका देखो क्या है हस्र, ये इस तरह से लौटेगी और कुछ भाग इधर अंदर की ओर। तो ये जो लौट रही है करंट और फिर इसमें आकर के मिल जाएगी, तो ये है तुम्हारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अरे भाई वही विषुवतीय प्रति धारा। बोर्ड हमारा इतना बड़ा नहीं है क्लासरूम की तरह कि इसमें सब कुछ बड़ा बड़ा दिखे। ये सबसे बड़ा बोर्ड यही है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। आगे देखिए, ये जो अंदर की ओर धारा आई यही है तुम्हारा, इसको हमने एम लिख दिया, यही मोजाम्बिक चैनल है। और यही धारा जो यहां पर है ये अगुल्हास है। यहां पर अगुल्हास का अंतरीप है, तुम देखना यहां पर केप ऑफ गुड होप है, यहां पर अगुल्हास अंतरीप है, मैपिंग में करवाया था। तो ये है तुम्हारा मोजाम्बिक चैनल, यहां पर यही है मोजाम्बिक चैनल। संकीर्ण होगा, वेलोसिटी अधिक होगी। चैनल का अर्थ मैंने पढ़ा दिया है, मेरा स्टूडेंट तो वही है जो पिछली बातों को याद रखेगा। अब ये अगुल्हास आकर के कहां मिलेगा? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। यही है तुम्हारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वही पछुआ पवन प्रवाह जिसके विषय में अटलांटिक में भी बताया गया। और ये यहां जाकर के ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के इस तट से टकरा करके और ये जो वापस लौट रही है इसमें जा रही है, यही है तुम्हारी पश्चिम ऑस्ट्रेलियन करंट जो ठंडी धारा है। यह है तुम्हारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इस तरह से चल रही है। तो यहां देखो ये सर्कुलेशन इस तरह से बनेगा, यहां भी इस तरह से बनेगा। लेकिन यहां भी कोई सार्गेसो सी नहीं बनता है। सार्गेसो सी वाइड ओपन ओशियन में नहीं बन सकता है, वो संकीर्ण आइलैंड से घिरा हुआ, थल से घिरा हुआ, लगभग घिरा हुआ, आंशिक घिरा हुआ एक भाग होता है। ये देखो, तो ये इस तरह से सर्कुलेशन यहां पे बनता है, इस तरह से सर्कुलेशन बनता है यहां पे। अब कुछ एटलस में तुम क्या करोगे, कुछ एटलस को देखोगे तो वहां पर ग्रीष्मकाल में भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतीय धारा को दिखाता है, लेकिन वो एटलस गलत है, मुझे तो माफी करे, वो नहीं बनता है। हमने जो आपको ये डायग्राम बना के दिया यही सत्य है। अब इसको ड्रॉ करो या एनसीईआरटी में देखो। अगर ये ड्रॉ कर लिया है तो मुझे जल्दी बताओ। एनवायरमेंट के टीचर नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपके पास कई बार सुनने का ऑप्शंस है ना, आप सुन करके बार बार लिख करके उसका नोट्स बना लीजिए।
हो गया, कर लिया ड्रॉ। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट समझ में नहीं आया तो जाके क्या बोलूं मैं, कुछ घटिया बात बोलूं, कुछ गुस्से में बोलूं, चुल्लू में डूब मरो, क्योंकि इसको तो मैंने 5 बार समझा दिया, अब नहीं समझाना मुझे। पछुआ पवन अनवरोधित चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में, कितनी बार कथा कही जाए, हो सकता है आपने क्लास मिस किया हो। चलो अब आओ शीतकालीन देखते हैं। शीतकालीन क्या होगा? शीतकाल में साउथ वेस्ट मानसून नहीं है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यानी शीतकाल में इधर से देखो पवन चलनी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट मतलब यही हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये होता है। और जब नॉर्थ ईस्ट पवन चलेगी शीतकाल में, यह है विंटर टाइम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, विंटर टाइम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये। ओके, कई बार क्या होता है ना कि पहली बार में समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, तो घबराना नहीं चाहिए, दूसरी बार पढ़ना चाहिए, दूसरी बार वीडियो देखना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि 90% लोग समझ जाते हैं, 10% नहीं समझते हैं? 10% लोगों को प्रयास करना चाहिए। अब देखो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, अभी बताओ कि जब पवन की दिशा इधर से हो गई तो पानी का दिशा उल्टा होगा या नहीं? पानी भी उलट। अब यहां पर पानी देखो ऐसे उल्टा, ये जो ग्रीन वाला कलर हमने यूज किया है, ये देखो इस तरह से हो जाएगा ये, और ये आ करके मिल जाएगी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का निर्माण कर रही है, समझ गए? और यहां तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है ही, मॉनसून है ही, तो यहां पर देखो इस तरह से धारा बन जाएगी जो इसमें वापस आ जाएगी। तो उत्तरी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट शीतकाल में बन जाएगा क्योंकि पवन इधर से आ रही है। और यहां पर जो सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन है, ये कैसे हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। पवन की दिशा से समझ सकते हो, भली भांति समझ सकते हो, ये सब एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यही जो एंटी क्लॉकवाइज है, यही फिर क्या बन रहा है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और साउथ इक्वेटोरियल करंट में आकर के मिल करके साउथ इक्वेटोरियल करंट भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसका अक्षांश ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मानसून तो खत्म हो गई है यहां से। तो 10 डिग्री साउथ तक जो मानसून का प्रभाव था, मानसून उधर से आ रही है, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट वापस अपने लैटिट्यूड्स पे आ जाएगा। बाकी सारी चीजें वही है, अन्य चीजें शेष वही है, सिर्फ ये है एंटी क्लॉकवाइज कर दो, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को निकालो और साउथ इक्वेटोरियल करंट को 20 डिग्री साउथ की जगह 10 डिग्री साउथ पे ऊपर शिफ्ट करो, और काउंटर इक्वेटोरियल को भी ऊपर शिफ्ट करो विषुवत के पास। यही परिवर्तन होंगे। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशियन की धाराएं। आप बताओ, ये डायग्राम बन गया, दूसरा डायग्राम बनाना चाहिए। एक बार में माइंड कैसे कैच करेगा? आप विवेकानंद तो हो नहीं, हम भी जब पढ़ने गए थे तो एक बार में कैच नहीं किया था, 2 बार 3 बार 4 बार में जाकर के एकदम क्लियर होता है। तो आप नॉर्मल मानो अपने आप को, एक बार में किसी को भी कुछ नहीं पता होता। ये सिर्फ कथा कहानी है कि विवेकानंद एक बार में ही सारा याद कर लेते थे और
राजेंद्र प्रसाद बैंड पार्टी निकल गया और पढ़ते रह गए लालटेन के नीचे, उनको पता ही नहीं चला कि बैंड पार्टी निकल गया। प्रशांत महासागर की धाराओं को अगर करना है तो एटलस खोल दो या एनसीईआरटी खोलो। प्रशांत की धाराओं को स्वयं करना है, हम सिर्फ निर्देश देंगे, बहुत मजा आएगा। ये टीचर का एक मेथड है सिखाने का, समझाने का। विंटर का अलग डायग्राम बिल्कुल बनाना चाहिए। (91) पेज ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड मैप, टेम्परेचर एंड ओशियन करंट, सबसे एटलस में लास्ट में होता है ओशियन करंट वाला मैप। एनसीईआरटी में ओपन करके देखो, कहीं भी प्रशांत महासागर का मैप दिखना चाहिए। अगर मैप आपने निकाल लिया तो आप मुझे अनुमति दो, एक्सप्लेन करना है मुझे, आपको मैप में देखना है। क्या है ना कि अगर हम मैप बना करके दिखाएंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। हमने तो 2 कॉन्टिनेंट का, 2 ओशियन का दिखाई दिया, अब एक खुद से एफर्ट लेना है। सबसे पहले चलते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। एटलस में कुछ दोष होंगे, उनको इग्नोर कर देना है। अगुल्हास करंट को दिखाएगा कि वो साउथ अमेरिका की तरफ मुड़ गया है, थोड़ा सा मुड़ता है लेकिन फिर तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिलकर के इधर ही आएगा ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। चलो अब बताओ, इक्वेटर के पास 3 करंट मिला, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल, 3 करंट मिला। जनवरी, जुलाई, किसी भी मंथ में देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रशांत में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को देखो कि आगे जाकर के वो कैसे फिलीपींस करंट बन जाता है। फिलीपींस के पास फिलीपींस करंट है, वही जापान के पास जाकर कुरोशियो है, ऊपर से आ रही करंट ओयाशियो है। जैसे अटलांटिक में लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिल रहे थे और मत्स्यन का क्षेत्र बन रहा था, वैसे ही जापान के तट पर कुरोशियो वार्म करंट, ओयाशियो कोल्ड करंट
मिल रहे हैं। जापान में मत्स्यन हो रहा है, और ऊपर जाओगे तो अलास्का करंट है। अमेरिका के तट पे घूमते रहो तो कैलिफोर्नियन करंट है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ना, वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। साउथ अमेरिका के पास आओगे तो या तो लिखा होगा पेरू करंट या लिखा होगा हम्बोल्ट करंट। एक ही करंट है दोनों। कोई कष्ट, पेरू और हम्बोल्ट दोनों लिखा है, वेरी गुड। केप ऑफ गुड होप पर भी फिशिंग होती है, बिल्कुल होती है। आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री जो टेक्नोलॉजिकली इतना, अब एक महामूर्ख को देखो, क्या बोलूं मैं, इतना गुस्सा आता है कई बार। कुछ लोग अल नीनो पूछ रहे हैं। अरे भैया विश्वास रखो, आपको अल नीनो ऐसा पढ़ाएंगे जो आपको कहीं जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा घूमा हुआ है ना कि एक कहावत कहते हैं कि रामायण की कथा में कंस का वर्णन करिए इनके लिए। रामायण की कथा चल रही है तो उसमें कंस का वर्णन कहां से आएगा?
मैंने कितनी बार लोगों से कहा कि कोरोना का प्रकोप दिल्ली में भयावह चल रहा है। रोज न्यूज़ मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। दिल्ली बंद है, सारे ऑफिसेज बंद हैं, लेकिन फिर भी पूछे जा रहे हैं लोग कि बीपीएससी का ये क्लास कब होगा, तो एमपी का ये क्लास कब होगा। अरे यार, भगवान तुमको बुद्धि दिया है ना, बहुत मुश्किल है हैंडल करना। एक होता है मूर्ख, एक होता है प्रतिनिविष्ट मूर्ख, जिसको लाख समझा दो उसके बुद्धि में घुसता ही नहीं है, उसको कहते हैं प्रतिनिविष्ट मूर्ख। मूर्ख को तो फिर भी समझाया जा सकता है, कहां से क्या शुरू करवा दें। सारा ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, करंट का भी मटेरियल नहीं मिल पाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि इन हाउस हो जाए। चलो ओके, सही कमेंट नहीं देखा करें, ये सही सलाह है। चलो ओके, नेक्स्ट लिखते हैं। समुद्री धारा के बाद हमारा अगला विषय है ज्वार। ज्वार पर लिखो। या ज्वार भाटा, ज्वार भाटा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रोचक है, और आशा है कि आप इसमें समझने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। बचपन में गांव के स्कूल में जब मैंने पहली बार क्लास 6 या 7 में मैंने अपने टीचर से पूछा था कि ज्वार क्या है, तो हमारे टीचर ने मुझे यही बताया था कि ज्वार एक बहुत भयावह तूफान है जो समुद्र तट पे आता है और सब कुछ तहस नहस करके जाता है। जितने भी भारत में नहीं, यूपी बिहार विशेष करके, राजस्थान, एमपी, उड़ीसा, बंगाल, यहां पे जितने भी प्राइमरी शिक्षक हैं, सबका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। अगर हमको कोई चीफ मिनिस्टर बना दे तो हम तो सबसे पहले लाखों शिक्षकों को पढ़ाएंगे तो खाक वो, पहले तो उनको पढ़वाया जाए कि आप पढ़िए। पहले उनका ट्रेनिंग कैंप लगाना बहुत जरूरी है। 1,000 का अगर 20 बैच 3-3 महीने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो भारत का कायाकल्प हो जाएगा, यूपी बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। उनकी सैलरी बहुत है, 40,000 से 60,000 तक पा रहे हैं वो। आईएएस बनने पर भी तुम्हारी सैलरी 60,000 ही रहेगी, जो प्राइमरी टीचर को मिलता है यूपी बिहार में, यूपी में विशेष करके, राजस्थान में विशेष करके। और यही शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हमारे चीफ मिनिस्टर्स को। अब इनकी ट्रेनिंग के लिए जो टीचर बुलाए जाएंगे वो प्रोफेसर नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए हम लोग जैसे लोग। मान लो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है कोई, आकाश में पढ़ा रहा है कोई, इस तरह की संस्थाओं में पढ़ा रहा है, प्राइवेट टीचर्स को हायर करो। इनमें दम है, ये बहुत मेहनत किया हुआ आदमी है, ठोकर खाया हुआ भी है, संघर्ष किया हुआ है। ये 1 घंटा पढ़ाता है तो इसको पैसा मिलता है, ये मेहनत करता है। इनसे ट्रेनिंग दिलवाओ।
एक लिख रहा है मेरे नाना जी पियून है, उनकी सैलरी 45,000 है। सोचो, सैलरी मिल रही अच्छी बात है, लेकिन दायित्व का निर्वाह। चीफ मिनिस्टर मुझे बनवाना, कौन बनवाएगा? तुम में से कोई बनवाओ यार। दूसरा काम हम करें, जितने भी टूरिज्म के सेक्टर्स हैं उसको सबसे पहले डेवलप करें। सिर्फ मंदिर में ही टूरिज्म थोड़ी होता है। टूरिस्ट जाता है मंदिर देखने, ये वहम है लोगों का। टूरिस्ट जाता है आपके नदी के आसपास कितना सुंदर गार्डन बना हुआ है, रोड कैसा है, फूड कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। लेकिन हमारे सब चीफ मिनिस्टर को ये समझ में ही नहीं आता है। आंध्रा का चीफ मिनिस्टर समझ गया, मोदी ने काया पलट कर दिया, तमिलनाडु में सब कुछ हो गया, केरला में सब टूरिज्म डेवलप कर दिया। और ये क्या बोलूं मैं, राजस्थान का मेन स्टे इकोनॉमी का क्या है? टूरिज्म ही तो है। फार्मर्स के लिए हम सिर्फ ये करेंगे कि फार्मर्स को सब्सिडी देना बंद कर देंगे। बहुत कठोर आदमी हैं हम, समाजवाद के सख्त विरोधी हैं, और हमारे फॉर्मूले से 15 साल कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद चीजें सब बदल जाएंगी। हम फार्मिंग को इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, फार्मिंग को फार्मिंग रहने ही नहीं देंगे। भारत को धान नहीं चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए। सिर्फ बिहार के मैदान में इतनी ताकत है कि पूरा भारत को खाना खिला सकता है। लेकिन आज क्या हालत है कि लोग वहां पे क्या उपजा के खुद ही खा के भूखे भी रह रहे हैं। तो फार्मिंग का ये कॉन्सेप्ट जो तुम लोग सोच रहे हो ना, वो मेरे अंदर में नहीं है। हम तो फार्मिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। लेकिन यहां तो जनता इतनी अनपढ़ है कि वो हमारे ऐसे लोगों को बाहर कर देगी, एक ही मिनट में हंगामा हो जाएगा रोड पर। हम तो सबसे पहले जनसंख्या रोक दें, दूसरे बच्चा पे ही रोक लगा दें, बहुत हो गया। जो रहे, दूसरा बच्चा जैसे ही हुआ उसका वोटिंग राइट खत्म, आरक्षण खत्म, सरकारी नौकरी उसकी खत्म, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म। बहुत कठोर नियम लाए, 15 साल में देश को ट्रैक पे ले आए। छोड़ो ये सब। जो किसान मूवमेंट कर रहा है ना यहां दिल्ली के बॉर्डर पे, उसका दारू के बोतल का कीमत देखोगे ना तो हतप्रभ हो जाओगे। ये किसान है, सबका ब्रांडेड कपड़ा देखते हो, 5 स्टार होटल की तरह सब है ये लोग, फाइनेंस बाहर से आ रहा है। छोड़ो ये सब। किसान क्या होता है वो गांव में दिखता है, मजदूर क्या होता है वो गांव में दिखता है। चलोगे, अब आप आओ ज्वार पे। विषय बहुत बहुत सुंदर है। आप लिखो, पहले इसमें लिखवाएंगे फिर समझाएंगे। नहीं, पहले थोड़ा लिखवाएंगे फिर समझाएंगे, थोड़ा लिखवाएंगे फिर समझाएंगे। लिखो लिखो, ज्वार से तात्पर्य समुद्र तल में
सामान्य उत्थान एवं पतन से है। जो लगभग एक निश्चित अंतराल पर लयबद्ध, सावधि, रिदमिक, पीरियोडिक, परिघटना है। जो घूर्णित पृथ्वी पर, हमारी परिभाषा थोड़ी अलग होती है, जो घूर्णित पृथ्वी पर जो घूर्णित पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य के विभेदी गुरुत्वाकर्षण, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, विभेदी गुरुत्वाकर्षण के परिणाम होते हैं, लिखो, ज्वार का अर्थ है समुद्र तल में उत्थान, भाटा का अर्थ है पतन। ओके, आगे लिखो, ज्वारोत्पादक शक्तियां, फिर समझाएंगे। ज्वारोत्पादक शक्तियां,
पहला है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो 11:5 के रेशियो में कार्य करता है। अर्थात चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति सूर्य की तुलना में 2.2 गुना अधिक होती है। टू पॉइंट टू गुना अधिक होती है। नेक्स्ट लिखो चंद्रमा की गुरुत्वीय शक्ति सूर्य की तुलना में, गुरुत्वीय नहीं ज्वारीय शक्ति सूर्य की तुलना में 2.2 गुना अधिक होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक है। गुरुत्वाकर्षण के नियम पे जाओगे तो समझ में आएगा, हम भी समझाएंगे। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के तुलना में पृथ्वी से अधिक नजदीक है। नेक्स्ट लिखो पृथ्वी का कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल। ज्वार की उत्पत्ति में कोरियोलिस बल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लिखो तीसरा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय शक्तियां। अपकेंद्रीय एवं सेंट्रीपिटल एवं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय शक्तियां समझाया जाएगा। वैसे तो एक और है, ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं उसको, कर्षण बल कहते हैं, लेकिन आप रहने दो। अब आगे लिखो ज्वार के प्रकार। ज्वार के प्रकार, पहला है दैनिक ज्वार, दैनिक एवं अर्धदैनिक ज्वार।
दैनिक एवं अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक एवं अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक एवं अर्धदैनिक ज्वार में लिखो, डिटेल से लिखवाते हैं क्यों उत्पन्न होता है उसके कारणों के साथ लिखो। लिखो दैनिक ज्वार चंद्रमा के विभेदी गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। घूर्णन करती पृथ्वी का जो देशांतर चंद्रमा से लंबवत एवं न्यूनतम दूरी पर होगा, वहां गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने के कारण समुद्र तल में उत्थान होता है। इसके विपरीत देशांतर पर जैसे 0 डिग्री का विपरीत देशांतर 180 डिग्री है। जीरो डिग्री का विपरीत देशांतर 180 डिग्री है।
लिखो, विपरीत देशांतर पर भी उच्च ज्वार उत्पन्न होगा क्योंकि यहां पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्तियों में उतनी ही वृद्धि होती है अपकेंद्रीय शक्तियों में उतनी ही वृद्धि होती है जितनी अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चंद्रमा से लंबवत देशांतर पर होगा। चंद्रमा से लंबवत देशांतर पर होगा। चंद्रमा से लंबवत देशांतर पर होगा।